Hi everyone. So welcome to another lecture of Indian Polity GS2 UPSC preparation. ठीक है. Today is our lecture 59. ठीक है. So in continuation with जो भी हम इलेक्शन के बारे में पढ़ रहे थे in terms of polity, उसी को हम आज के लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे. ठीक है. लास्ट लेक्चर में हमने जो डिस्कस करा दैट वाज योर राइट टू रिकॉल मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, ECI का जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट था एंड प्रॉक्सी वोटिंग. ठीक है. ये सारी चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में कवर करी थी. आज के लेक्चर में हम विल डिस्कस अबाउट सर्टेन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स एंड इलेक्टोरल रोल्स, इलेक्टोरल लॉज, जिसके अंदर आपका प्राइमरी जो एक्ट है दैट इज़ योर RP एक्ट 1950 एंड RP एक्ट ऑफ 1951. ठीक है. हेयर RPA स्टैंड्स फॉर रिप्रेजेंटेटिव पीपल एक्ट. ठीक है. इट स्पेसिफिकली इज़ फॉर द इलेक्शन पर्पस. जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, वोटर्स हैं, ऑल दीज थिंग्स, जो भी उससे रिलेटेड लॉज वगैरह हैं वो आपके RPA एक्ट 1950 1951 में डिफाइन हुए थे. ठीक है. एंड कॉरस्पॉन्डिंगली उसके कुछ अमेंडमेंट एक्ट्स भी हुए. वन वॉज योर अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1988. ठीक है. एंड अनदर वॉज योर 1996 अमेंडमेंट एक्ट. ठीक है. ये दो मतलब ये टोटल 4 आपके इलेक्टोरल लॉज एंड रिफॉर्म्स को डोनेट मतलब रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है. इसके अलावा विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट दिनेश गोस्वामी कमेटी. प्रीलिम्स के लिए याद रख लेना कि दिनेश गोस्वामी कमेटी इज स्पेसिफिक टू योर इलेक्शंस. ठीक है. और इन्होंने जो 1990s के अंदर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हुए थे उसके लिए कुछ हाइलाइट्स करी थी चीज़ें, सजेशंस दिए थे, रिकमेंडेशंस दिए थी. तो वो क्या थे वो हम डिस्कस करेंगे. राइट. एंड द लास्ट टॉपिक फॉर द डे वुड बी द सेक्शन 77 ऑफ RP एक्ट एंड हाउ और चेंजेस नीडेड. ठीक है. या फिर रिफॉर्म्स. तो कुछ इसमें सजेशंस है जो हम डिस्कस करेंगे दैट शुड हैव बीन डन. बट किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने जो कि आज तक गवर्नमेंट के अंदर आई है उसने ये कभी इनिशिएटिव नहीं लिया विच कुड फुल प्रूफ द इलेक्शन प्रोसेस या फिर एफिशिएंटली उसको और इम्प्रूव कर सकती है. ठीक है. सो विल स्टार्ट. ठीक है. सबसे पहले आपका है RP एक्ट ऑफ 1950. सो बेसिकली इसके अंदर हमने जो सबसे पहले एक्सेप्ट करा था या हमने इम्प्लीमेंट करा था वॉज योर वोटिंग स्टाइल ऑफ फर्स्ट पास द पोस्ट. ठीक है. ये हमने पहले लेक्चर्स में डिस्कस करा था जिसके अंदर हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्शन प्रोसेस होते हैं. उसके अंदर आपका एक फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम भी था. ठीक है. सो इसमें अंडर RP एक्ट ऑफ 1950 सबसे पहले इसको एक्सेप्ट करा गया था. ठीक है. And another thing that was included in this act was your single member territory act. ठीक है. ये दो चीज़ें प्राइमरीली इंक्लूड करी गई थी. ठीक है. इसके अलावा जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन ऑफ जनरल इलेक्शन, उसको डिफाइन करा गया था. जनरल इलेक्शन और बाई इलेक्शंस, ये सारी चीज़ें जो कि बहुत ही बेसिक लेवल पे होती हैं, उन सब चीज़ों को इसके अंदर डिफाइन करा गया था. ठीक है. तो ये कुछ चीज़ें हैं आपकी RP एक्ट ऑफ 1950 के अंदर इंक्लूडेड करी गई थी. ठीक है. तो इसमें लिख लो अंडर RP एक्ट ऑफ 1950 फर्स्ट पास द पोस्ट कॉमा सिंगल मेंबर टेरिटरी एक्ट वॉज अडॉप्टेड. ठीक है. इन दिस एक्ट first past the post for Lok Sabha and Assembly elections in which the candidate getting the largest number of valid vote is declared winner is adopted. Full stop. This act also provided a law for single member territorial system. ठीक है. इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट कुछ लेक्चर्स में बता दूंगा. ठीक है. अभी के लिए इस चीज़ को नोट कर लो. ठीक है. This act RP Act of 1950 also defines the what is the basic I'll repeat. This act also defines the concept of general elections, by elections. ठीक है. जनरल इलेक्शंस का हमें मतलब हमें पता है जो हमारे लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं. ठीक है. और जो बाई इलेक्शंस होते हैं वो तब होते हैं जैसे इफ़ इलेक्टेड मेंबर गेट्स डिस्क्वालीफाइड, इलेक्टेड मेंबर gets disqualified या फिर resign या फिर डेथ. ठीक है. किसी भी केस में अगर
असेंबली इलेक्शन है या पार्लियामेंट इलेक्शन है, उसमें जो भी इलेक्टेड मेंबर है उसकी पोस्ट खाली हो जाती है, तो उस केस में बाई इलेक्शंस होते हैं, ठीक है। सो उसकी बेसिक डेफिनेशन आपके आरपी एक्ट ऑफ 1950 में बताई गई थी, ठीक है। इसके अलावा जो सेकेंड एक्ट है दैट इज़ योर 1951 आरपी एक्ट, ठीक है। एक ही बात है, ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, आरपी एक्ट ऑफ 1951, ठीक है। इसके अंदर इन दिस एक्ट comprehensive law regarding, sorry, not regarding, comprehensive law regulating the election to both the houses of parliament, LS plus RS, Lok Sabha, Rajya Sabha, and House of State Legislative was introduced, ठीक है। कहने का तात्पर्य ये है, जो उसका कॉम्प्रिहेंसिव पूरा लॉ है, कैसे कैसे प्रोसेस डिफाइन करे गए हैं आपके पार्लियामेंट के जो इलेक्शन होते हैं, इंक्लूडिंग योर लोकसभा एंड राज्यसभा एंड योर स्टेट असेंबली इलेक्शन, उस पूरे प्रोसेस को एक सिंप्लीफाइड वे में प्रपोज करा गया, ठीक है, और जिसको एक्सेप्ट भी करा गया, ठीक है, वॉज इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है। दिस एक्ट also provided the process / procedure for preparation of electoral roll, ठीक है। इलेक्टोरल रोल का मतलब आपका वोटर लिस्ट ही है, ठीक है। तो आपका स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जो इलेक्शन होता है उसमें वोटर लिस्ट, और स्टेट और जो पार्लियामेंट के इलेक्शन है उसमें जो वोटर लिस्ट होता है उसका पूरा कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसीजर कि कैसे वो प्रिपेयर होना है, ये सब इसमें डिफाइन करा गया था, ठीक है। नेक्स्ट राइट, दिस एक्ट आरपी एक्ट ऑफ 1951 through the law it provides for detailed qualification of voters and contestants इधर आपके जो कैंडिडेट्स हैं वो हैं as well as provisions regarding the conduct of election, including appointment of RO का क्या मतलब होता है वो हमने लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस करा था, दैट इज़ योर रिटर्निंग ऑफिसर। ये हमने कहा था, हमने डिस्कस करा था, जो कि इलेक्शंस के ड्यूटी में अलग अलग रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाती है SDM और DM को जो डिस्ट्रिक्ट के होते हैं, ठीक है। सो अपॉइंटमेंट ऑफ RO, इसके प्रोसेस को पूरा इस्टेब्लिश करा गया। फाइलिंग ऑफ नॉमिनेशन, ठीक है, जो कैंडिडेट अपना नॉमिनेशन फाइल करता है उस पूरे प्रोसेस को डिफाइन करा गया, ठीक है, नॉमिनेशन पेपर। इट ऑल्सो एस्टैब्लिश द प्रोसेस ऑन हाउ द काउंटिंग ऑफ वोट्स विल हैपन, काउंटिंग ऑफ वोट्स एंड इवन डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, ठीक है। तो इसमें इलेक्शन क्वालिफिकेशन के अलावा जो प्रोविजंस जो और डिफाइन करे गए थे वो थे कंडक्ट ऑफ इलेक्शन, ठीक है।
अपॉइंटमेंट ऑफ RO, फाइलिंग ऑफ नॉमिनेशन पेपर, काउंटिंग ऑफ वोट्स एंड डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। ये सारी चीज़ें RP एक्ट ऑफ 1951 के अंदर प्रॉपरली डिफाइन करी गई, ठीक है। इसलिए ये बैक टू बैक RP एक्ट्स आए थे। 1950 के अंदर आपका बेसलाइन बना था, ठीक है। 1951 के अंदर आपके और प्रोसेस को डिफाइन करा गया, ठीक है। ये बेसिक लॉज हैं 2। अब इसके ऊपर आपके कुछ रिफॉर्म्स भी थे, जैसे आपका सबसे पहला था RP एक्ट 1988 अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। अब इसके अंदर जो सबसे बड़ा चेंज था वाज योर इंट्रोडक्शन ऑफ EVM, ठीक है, जिस पे आज के टाइम पे भी हम अभी वोट देते हैं। तो EVM आपका इंट्रोडक्शन जो था वो 1988 में जो अमेंडमेंट एक्ट आया था उसके बेसिस पे आया था, ठीक है। द सेकेंड चेंज वाज एवरी पार्टी, ठीक है। पार्टी का अंदर आपका नेशनल पार्टी स्टेट पार्टी से है, नेशनल पार्टी कह लो, स्टेट पार्टी कह लो या रीजनल पार्टी। ये हम आगे जो डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिटिकल पार्टी होती हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बट एज ऑफ नाउ एवरी पार्टी नीड्स टू बी रजिस्टर्ड विथ ECI, ठीक है। ये प्रोविज़न आपका इसमें RP एक्ट का जो अमेंडमेंट एक्ट आया था 1988 में, उसके थ्रू ये चीज़ इम्प्लीमेंट हुई, ठीक है। ऑल्सो इफ़ एनी कैंडिडेट इज चार्ज्ड विथ, ठीक है, अगर किसी भी कैंडिडेट के ऊपर कोई लीगल एक्शन लिया जाता है एंड इफ़ दैट कैंडिडेट इज चार्ज विथ NSA, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी वाला जो एक्ट लगा, या फिर और दैट कैंडिडेट इज कन्विक्टेड अगेंस्ट एनी वुमेन, मतलब वुमेन के अगेंस्ट उन्होंने कोई क्राइम करा है, जैसे इफ़ एनी कैंडिडेट हैज़ डन लेट्स से डोमेस्टिक वायलेंस हो गया या फिजिकल असॉल्ट हो गया, रेप हो गया, ऑल दीज थिंग्स, इफ़ एनी ऑफ द मतलब जो भी कन्विक्शन अगर प्रूव हो जाती है, कन्विक्शन आ जाता है कोर्ट की साइड से, तो ये कुछ कंडीशन है जिसके बेसिस पे जो कैंडिडेट है वो डिसक्वालीफाई हो जाएगा फ्रॉम कंटेस्टिंग द इलेक्शंस, ठीक है। तो ये कुछ कंडीशंस हैं। तो फर्स्ट इज़ NSA, सेकेंड इज़ योर कन्विक्शन अगेंस्ट एनी वुमेन, ठीक है, और UAPA अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, ठीक है, और कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एक्ट, ठीक है। बेसिकली मनी से रिलेटेड है, पैसे की कोई फेरा फेरी करी तो इन कुछ केसेस के बेसिस पे अगर कन्विक्शन हो जाता है देन द कैंडिडेट will be disqualified from contesting election, ठीक है। तो ये कुछ चेंजेस थे या फिर ये कंडीशन है जिसके बेसिस पे अगर कोई भी कैंडिडेट इलेक्शन लड़ना चाहता है तो वो डिस्क्वालीफाई हो सकता है, ठीक है। एक आपका NSA हो गया, एक आपका वुमेन हो गया, ठीक है, UAPA एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, पैसे से रिलेटेड, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई इन केस ऑफ एनी इलेक्टोरल मैल प्रैक्टिस, ठीक है, a strong punishment will be given, ठीक है। तो इलेक्टोरल मैल प्रैक्टिस में हो गया जैसे किसी ने हेट स्पीच दे दी कैंपेन करते हुए, तो उस केस में इस जो अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू चीज़ें इंप्लीमेंट हुई थी उसमें एक स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट का भी प्रोविजन रखा गया था फॉर दोज कैंडिडेट्स हु डू इलेक्टोरल मैल प्रैक्टिस, ठीक है। सो ये आपका फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट था 1988 का, RP एक्ट 1988, ये 19, ठीक है। इसके बाद देन यू हैव दिनेश
गोस्वामी कमेटी के कुछ रिकमेंडेशंस थे, 1990s में आए थे ये, ठीक है, ऑन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, ठीक है। इन्होंने कुछ सजेशंस दिए थे और ये आए 1990 में थे, तो वो सजेशंस क्या थे वो लिख लेते हैं। सम रिकमेंडेशन, इसके अंदर सबसे पहला था कि जो स्टेट की फंडिंग है स्टेट फंडिंग, स्टेट इलेक्शन फंडिंग must be enabled, not in form of cash, ठीक है। फंडिंग के मामले में ऐसा नहीं है कि हर पॉलिटिकल पार्टी को कैश देना ज़रूरी है, या फिर आप स्टेट के ट्रेजरी से अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ को फाइनेंशियल सपोर्ट दोगे टू मेक देयर इलेक्शन कैंपेन। बट यहाँ पे जो स्टेट फंडिंग का मतलब ये है कि आप दूसरे तरीके से कैसे सपोर्ट कर सकते हो इलेक्शन को। जैसे आपका मटेरियल सपोर्ट हो गया, ठीक है, आप वोटर्स के बीच में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए कुछ कैंपेन चला रहे हो, स्टेट गवर्नमेंट चला रही है कि भाई हाँ इलेक्शन होने वाले हैं, इट्स योर वोटर्स का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू गो आउट एंड वोट, ठीक है। तो उस केस में मटेरियल सपोर्ट शुड बी प्रोवाइडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, ये एक रिकमेंडेशन थी। इसके अलावा periodically reserved seats shall be rotated in Lok Sabha and Assembly election, ठीक है। सो बेसिकली रिजर्व सीट का मतलब ये होता है कि हर इलेक्शन में, भले वो लोकसभा का इलेक्शन हो या असेंबली इलेक्शन हो, उसके अंदर SC ST वुमेन के हिसाब से ना सीट्स रिजर्व करी जाती हैं, और इन्हीं कम्युनिटी के लोग वहाँ पे इलेक्ट हो सकते हैं। तो वोटिंग रिजर्व्ड कैंडिडेट्स के लिए होती है, ठीक है। तो इसमें एक ये प्रोविज़न ये सजेस्ट करा गया था कि भाई पीरियोडिकली द सीट शुड बी मूव्ड बिटवीन लोकसभा एंड मतलब लोकसभा का जो कॉन्स्टिट्यूंसी है और जो असेंबली इलेक्शंस में जो कॉन्स्टिट्यूंसी यूज़ हो रही है उसमें आपस में ये चेंज होते रहना चाहिए। आज के टाइम पे दोनों इलेक्शंस में एक सेपरेट रिजर्व बॉडी रहता है, ठीक है। थर्ड रिकमेंडेशन वाज नो कैंडिडेट shall be allowed to contest from more than 2 constituency simultaneously, ठीक है। मतलब एक कैंडिडेट दो जगह दो कॉन्स्टिट्यूंसी से एक साथ फाइल करके इलेक्शन नहीं लड़ सकता, एक ही कॉन्स्टिट्यूंसीज में उसको पेपर फाइल करके आप वहीं से फाइट कर सकते हो, ठीक है। फोर्थ रिकमेंडेशन वाज इलेक्शन कमिश्नर इलेक्शन कमीशन shall be powered to nominate election observer in every constituency, ठीक है। हमने ये डिस्कस करा था, जैसे आपका रिटर्निंग ऑफिसर हो गया, पोल बूथ ऑफिसर हो गया, और एक आपका इलेक्शन ऑब्जर्वर होता है, ठीक है। ये सारे पोस्ट होते हैं जो इलेक्शन ड्यूटीज़, इलेक्शन के टाइम पे ड्यूटीज़ प्रोवाइड करते हैं सो दैट अ फेयर इलेक्शन कैन हैपन, ठीक है। तो इस केस में जो चौथा प्रोविज़न था वो ये सजेस्ट करा गया था कि भाई इलेक्शन कमीशन को और ज़्यादा पावर देनी चाहिए सो दैट दे कैन नॉमिनेट एंड इलेक्ट और सेलेक्ट इलेक्शन ऑब्जर्वर फॉर एवरी कॉन्स्टिट्यूंसी, ठीक है। एंड द लास्ट वॉज ई president
शैल, ठीक है, ये स्पेसिफिकली, ये पॉइंट स्पेसिफिकली है जब आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इलेक्ट करते हो या फिर उनको अपॉइंट करते हो, तो ये सजेशन था कि प्रेसिडेंट शैल कंसल्ट विथ RS चेयरमैन प्लस LS स्पीकर प्लस लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, ठीक है। तो प्रेसिडेंट को इन तीनों से डिस्कस करके आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट करना चाहिए, ठीक है। ये एक और रिकमेंडेशन थी, ठीक है। सो ये कुछ दिनेश गोस्वामी कमेटी के रिकमेंडेशंस थे जो ज़रूरी थे विद रिस्पेक्ट टू इलेक्टोरल रिफॉर्म। 1990 में आए थे ये रिकमेंडेशन, ठीक है। नाउ द अनदर इज नेक्स्ट, मूविंग टू द नेक्स्ट, RPA एक्ट 1951, इसका अमेंडमेंट एक्ट आया था 1996, ठीक है। तो इसके अंदर आपके जो और कॉन्क्रीट चीज़ें हो गई थी, इलेक्शन कमीशन got the power to nominate इलेक्शन ऑब्जर्वर, ठीक है। जो भी हमने ऊपर डिस्कस करा था, जो रिकमेंडेशन थी उसी को कॉन्क्रीट फॉर्म में 1951 का जो RP एक्ट था उसको अमेंड करा था 1996 में, तो वहाँ पे ये लॉ बना दिया था, ठीक है। ऑल्सो इसमें जो रिकमेंडेशन थी कि 2 कॉन्स्टिट्यूंसी से आप नहीं लड़ सकते, दैट ऑल्सो बिकेम अ नो लॉ। तो इसको लिख लो, नो पर्सन इज़ नाउ एलिजिबल टू कंटेस्ट फ्रॉम 2 कॉन्स्टिट्यूंसी फ्रॉम द सेम इलेक्शन, दैट इज़ लोकसभा, राज्यसभा और असेंबली इलेक्शंस, ठीक है। नो पर्सन is now eligible to contest from 2 constituency, ठीक है। इसके अंदर एक और चीज़, मतलब थर्ड जो पॉइंट ऐड हुआ था इसके अंदर, दैट वाज योर इलेक्शन कैंपेन पीरियड वाज रिड्यूस फ्रॉम 3 weeks to 2 weeks। इलेक्शन कैंपेन period got reduced to 2 weeks from 3 weeks, ठीक है। इसके अंदर एक और ये भी था कि भाई अगर कोई भी कैंडिडेट खड़ा होता है किसी कॉन्स्टिट्यूंसी से, एंड इफ़ दैट पर्सन इज़ नॉट बैक्ड बाय एनी पॉलिटिकल पार्टी, जिसको आम भाषा में टिकट देना भी कहते हैं कि भाई एक पॉलिटिकल पार्टी अपने कैंडिडेट्स को टिकट देती है, दैट मीन्स दैट कैंडिडेट हैज़ द बैकिंग ऑफ दैट पार्टी। वो पार्टी एक नेशनल पार्टी हो सकती है, स्टेट पार्टी हो सकती है, ठीक है। एट द सेम टाइम अगर कोई भी पॉलिटिकल कैंडिडेट खड़ा होने के लिए मतलब इंडिविजुअली फाइट करना चाहता है इलेक्शंस, और अगर उसको किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की बैकिंग नहीं है, तो उस केस के अंदर जो नॉमिनेशन पेपर वो फाइल करेगा, ठीक है, कंटेस्ट करने के लिए जो नॉमिनेशन पेपर फाइल करेगा, उसमें उसको मिनिमम 10 वोटर्स जो उस कॉन्स्टिट्यूंसी के हैं उनका समर्थन कहते हैं, सपोर्ट होना ज़रूरी है, तभी वो अपने नॉमिनेशन फाइल कर सकता है। दिस बिकेम द लॉ थ्रू दिस अमेंडमेंट एक्ट। तो इसमें लिख लो, नॉमिनेशन पेपर ऑफ कैंडिडेट not set by a recognized political party has to be subscribed by minimum 10 वोटर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंसी, ठीक है। जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से वो नॉमिनेशन फाइल करने जा रहा है, उस कॉन्स्टिट्यूंसी के मिनिमम 10 वोटर्स को उसका समर्थन देना ज़रूरी है, तो ही वो एज एन इंडिविजुअल कैंडिडेट नॉमिनेशन फाइल कर सकता है, ठीक है।
इसके अब इस अमेंडमेंट एक्ट में ना एक बहुत ही सही चीज़ हुई. देयर इज वन एक्ट दैट इज नेम्ड एज प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट ऑफ नेशनल ऑनर्स एक्ट ऑफ 1971. देखो इस सीन में क्या है कि अगर आप इंडिया के अचीवमेंट्स या इंडिया को डिमीन करते हो, ठीक है, या उसके अचीवमेंट्स को डिसऑनर करते हो या गलत कहते हो, कुछ उल्टा सीधा कहते हो, तो उस केस में आपके ऊपर केस हो सकता है. एंड इफ़ यू आर कन्विक्टेड एज गिल्टी, तो उस केस के अंदर आपके ऊपर बैन लग सकता है फ्रॉम कंटेस्टिंग एनी इलेक्शन. तो इस एक्ट में अगर आप गए, ठीक है, तो उसके अंदर आपको 6 साल का यू विल बी डिबार्ड फ्रॉम कंटेस्टिंग एनी इलेक्शन फॉर 6 years, ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ कन्विक्शन. ठीक है, तो इसको लिख लो. इफ कन्विक्टेड अंडर दिस एक्ट, कैंडिडेट विल बी डिबार्ड फ्रॉम कंटेस्टिंग इलेक्शन फॉर 6 years ठीक है, मतलब अगर आप कंटेस्ट कर रहे हो तो आप 6 साल तक इलेक्शन नहीं लड़ सकते. और अगर आप एक ऑलरेडी लेजिस्लेचर हो, ठीक है, तो आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा एंड यू कैन नॉट बी अ लेजिस्लेचर फॉर अ पीरियड ऑफ 6 years फ्रॉम डेट ऑफ कन्विक्शन. ठीक है, तो ये आपका ज़रूरी है, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट ऑफ नेशनल ऑनर्स एक्ट 1971. ठीक है, उस केस में अगर कोई कंटेस्टेंट जो इलेक्शन लड़ना चाह रहा है, अगर वो फंसता है तो वो डिबार्ड हो जाएगा फ्रॉम कंटेस्टिंग इलेक्शन फॉर 6 years. ठीक है, और या फिर वो एक लेजिस्लेटिव नहीं बन सकता फॉर अ पीरियड ऑफ 6 years. ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ कन्विक्शन. ठीक है, नेक्स्ट जो था इसके अंदर, दैट वाज योर प्रोविजन ऑफ बाई इलेक्शंस. ठीक है, तो बाई इलेक्शन का क्या फंडा है कि कोई भी सीट अगर वेकेंट होती है, ठीक है, तो उसको 6 महीने के अंदर अंदर उस पे दोबारा रिजल्ट आ जाना चाहिए. ठीक है, अगर कोई भी सीट खाली होती है तो 6 महीने के अंदर उस सीट के कोरिस्पॉन्डिंग इलेक्शन होकर रिजल्ट डिक्लेयर हो जाना चाहिए. एंड विद इन 6 months यू शुड हैव अ क्लियर कट कैंडिडेट हु विल बी रीफिलिंग दैट एम्प्टी सीट. इट कुड बी अ पार्लियामेंट्री इलेक्शन, मतलब पार्लियामेंट की सीट हो सकती है या किसी स्टेट असेंबली की सीट हो सकती है. ठीक है, तो लिख लो इसमें, बाई इलेक्शन शेल बी हेल्ड विद इन द पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ अकरेंस ऑफ वैकेंसी ड्यू टू, जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस करा, इट कुड बी ड्यू टू डेथ, डिस्क्वालिफिकेशन, रिजाइन, ठीक है, ऑफ कैंडिडेट ठीक है. तो 6 महीने के अंदर अंदर अगर कोई सीट खाली होती है तो उसके इलेक्शन होकर उसका नया बंदा, उस पर जो नया बंदा है वो आ जाना चाहिए. ये एक कंडीशन ये है इसमें कि जो रिमेनिंग टेन्योर है, मतलब अगर बताता हूँ इसमें, रिमेनिंग टेन्योर शैल नॉट बी लेस देन 1 year. ठीक है, तो अगर जैसे 5 साल का टेन्योर है और अगर लेट्स से सेकेंड ईयर में द पर्सन डाइट, तो उस केस में अगर 3 साल बचा है तो आपके ये बाई इलेक्शन विद इन 6 months होने ज़रूरी है. ठीक है, बट फॉर एग्जांपल लेट्स से 5 साल का टेन्योर है, 4 साल में ही बंदे वो हो गया, या मतलब 4.2 years पे ही ख़त्म हो गए. सो यू स्टिल लेफ्ट विथ 10 months, राइट. टोटल टेन्योर में 10 months बचे हैं, तो उस केस में इट्स नॉट अ थंब रूल कि 6 महीने के अंदर हो जाने चाहिए. ठीक है, अनदर पॉइंट इन दिस प्रोविजन वाज on the death of a candidate nominated by a recognized political party before the start of the election. ठीक है, polling shall be adjourned and party is given 7 days to nominate a fresh candidate. ठीक है, तो जैसे इलेक्शन होने थे
1 अप्रैल को, ठीक है। पॉलिटिकल जो पार्टी है उसने नॉमिनेट कर दिया कैंडिडेट ए, पॉलिटिकल पार्टी कैंडिडेट ए, ठीक है। अगर वोटिंग स्टार्ट होने से पहले ही बिकॉज ऑफ एनी रीज़न लेट्स से अनफॉर्चुनेटली कैंडिडेट ए की डिमाइस हो जाती है, सो इन दैट केस जो इलेक्शन बॉडी है, दैट इलेक्शन बॉडी गिव्स पॉलिटिकल पार्टी 7 days टू रिकन्फर्म कि बॉस उस कॉन्स्टिट्यूंसी से कैंडिडेट ए की जगह कौन सा दूसरा कैंडिडेट आप खड़ा कर रहे हो, ठीक है। सो दिस वाज आल्सो एडेड, लिख लो इसको। इन केस ऑफ डेथ of a candidate nominated by a recognized political party before the start of the election, polling or voting shall be adjourned and the political party is given 7 days to nominate a fresh candidate, ठीक है। तो 7 दिन के लिए वोटिंग उस पोल पे वोटिंग कैन बी adjourned, ठीक है। तो ये भी कुछ प्रोविजंस थे जो इसमें ऐड हुए थे आरपी एक्ट का, जो आरपी एक्ट 1951 का जो अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1996 में, ठीक है। अब इसके अलावा लास्ट टॉपिक है कि देर आर सर्टेन इलेक्शन रिफॉर्म्स विच आर रिक्वायर्ड विद द टाइम, जो कि टाइम के साथ साथ बदलते जा रहे हैं, जिसकी हमें सख्त ज़्यादा ज़रूरत है, बट दीज रिफॉर्म्स आर नॉट इवन लीगलाइज येट, या फिर एड्रेस नहीं करा गया, ठीक है। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका सेक्शन 77 ऑफ आरपी एक्ट 1951, ठीक है। अब इसमें सबसे पहला जो रिकमेंडेशन है या जो सजेशन है वो ये है, देर आर मैनी लूप होल्स व्हेन इट कम्स टू स्पेंडिंग इन इलेक्शन, ठीक है। सो द अमेंडमेंट, द आरपी एक्ट शुड बी अमेंडेड to make sure to address the loopholes which allows unlimited and unaccounted expenditure done by the political parties and supporters of that candidate during the election campaign, ठीक है। तो इसमें unaccounted and unlimited expenditure by political party slash contestant supporters during election campaign shall be addressed, ठीक है। एक तो सबसे पहला रिकमेंडेशन ये है, और यह है सेक्शन 77 ऑफ आरपी एक्ट 1951 है, ठीक है। सेकंड इज द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटिंग चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर, मतलब ये पता है हमें कि you have CEC and you have election commissioner and election commissioner, ठीक है। So इसमें लिखो सेकेंड, द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटिंग अ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर मस्ट बी मेड मोर ट्रांसपेरेंट एंड should be free from any controversy by providing for consultation with the presiding officer of the House of Parliament and the leader of opposition in लोक सभा। मतलब इनका जो अपॉइंटमेंट है shall be properly discussed with LS speaker, ठीक है, and RS chairman and leader of opposition in लोक सभा, ठीक है। इन तीन लोगों से के संग प्रॉपर्ली डिस्कस करने के बाद ही आपका CEC एंड EC शुड बी अपॉइंटेड, ठीक है।
थर्ड रिकमेंडेशन इज कि प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ इलेक्शन कमिश्नर मस्ट बी मेड सिमिलर टू द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ CEC। तो आज के टाइम पे क्या है कि प्रेसिडेंट इलेक्शन कमिश्नर को हटा सकता है आफ्टर कंसल्टेशन विद CEC, बट दिस शुड नॉट बी द केस। और CEC EC सबके जो प्रोसेस है रिमूवल का वो सेम होना चाहिए, दैट इज़ थ्रू पार्लियामेंट एंड बाय प्रेसिडेंट। ठीक है। अनदर ऑब्जर्वेशन वॉज और अनदर रिकमेंडेशन वॉज रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज मस्ट बी रोटेटेड बिटवीन Lok Sabha and Assembly constituencies। ठीक है। And the last recommendation was for recognized parties, for recognized political party, it should be made mandatory to hold organizational election when various positions are filled in party। ठीक है। For example जैसे BJP है, आपका INC है, तो ये सारे रिकग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी हैं, तो इट इज़ हाईली रिकमेंडेड कि इन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो आपके डिफरेंट पोस्ट हैं, पोजीशंस हैं, उन पे जो भी बंदे आके बैठते हैं उनका प्रॉपर एक इलेक्शन के थ्रू ही ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन के थ्रू ही उनका जो कैंडिडेचर है वो कंफर्म होना चाहिए। ठीक है। सो विद दिस आर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, इलेक्टोरल लॉज आर कंप्लीटेड एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक फॉर द डे। नेक्स्ट लेक्चर में विल डिस्कस अबाउट recognition to political parties। ठीक है। जैसे आपका स्टेट पार्टी है, ठीक है, स्टेट पार्टी है, नेशनल पार्टी है, तो ये हम डिस्कस करेंगे क्या क्राइटेरिया है, क्या है। ठीक है। देन विल ऑल्सो डिस्कस वन नेशन वन इलेक्शन। ठीक है। विल ऑल्सो डिस्कस क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। ठीक है। हाउ criminals are getting into politics and how it is bad for our democracy। ठीक है। ये कुछ 3 चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे एंड विद दिस विल बी क्लोजिंग आवर होल इलेक्शन पार्ट। उसके बाद हम स्टेट गवर्नमेंट की ओर चलेंगे। ठीक है। पार्ट 6 दैट इज़ योर स्टेट एग्जीक्यूटिव गवर्नर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स स्टेट के, वो फिर हम स्टार्ट करेंगे एंड डिफरेंट आर्टिकल्स दैट इज़ रिलेटेड टू इट। ठीक है। सो दिस विल बी कवर्ड इन नेक्स्ट लेक्चर एंड दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। प्लीज़ शो सम सपोर्ट। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग, keep doing the hard work, and I'll see you in the next one. Bye bye.